ये चैप्टर है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसकी हर एक लाइन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो नीट एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, किसी भी राज्य का बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, दिल्ली, सब जगह आता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषाएं कुछ जानते हैं। वंशागति किसे कहते हैं या आनुवांशिकता किसे कहते हैं? तो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति या फिर आनुवांशिकता कहलाता है। आपने कुछ उदाहरण देखे होंगे। क्या होता है कि किसी किसी के बाल झड़ जाते हैं, तो उसकी जब संतान होती है तो संतान के भी बाल झड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कोई लड़के जो होते हैं कम उम्र में ही गंजे हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर उनका इतिहास देखें, उनके पिताजी को देखें तो उनके भी ऐसे ही बाल झड़े थे। तो क्या ये आनुवांशिक लक्षण है? डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं सर ये तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम जो होती है ना, इसको ही बोलते हैं आनुवांशिकता या वंशागति, कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, यानी पिता से जो लक्षण है वो उनके पुत्र में जो जा रहे हैं उसी को हम वंशागति कहेंगे। दूसरी चीज़ है विभिन्नताएँ। जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नताएं कहते हैं। तीसरी परिभाषा आपको याद रखनी है, आनुवांशिकी किसे कहते हैं? वंशागति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। यानी कि वंशागति और विभिन्नताएं, इनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो इसी चीज़ को बोलेंगे हम आनुवांशिकी, इसी के अध्ययन को बोलते हैं आनुवांशिकी। और इसके जो जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, यानी मेंडल को हम आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं जनन के बारे में। जनन क्या दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लैंगिक जनन, एक होते हैं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो होता है, दो युग्मकों के निषेचन से बने युग्मज की क्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। इस क्रिया में नर व मादा आवश्यक होना जरूरी है। तो क्या होता है, हमारे पास नर युग्मक है, मादा युग्मक है। जब इन दोनों की क्रिया होगी तो युग्मज प्राप्त होगा। तो युग्मज है ना, इसी को हम बोलेंगे लैंगिक जनन। जो चीज़ प्राप्त हो रही है इसी को लैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन के लिए नर और मादा यानी मेल और फीमेल की हमें बहुत ज़रूरत है, तभी हो पाएगा लैंगिक जनन। अब दूसरा आता है अलैंगिक जनन। क्या है? इनमें विभिन्नताएं नहीं होती, इनमें सिर्फ एक ही जनक होता है, यानी कि मेल है उसी के अंदर फीमेल भी होगा, दोनों एक ही चीज़ होगी, एक ही के अंदर मेल और फीमेल के लक्षण होंगे और उससे जो संतान प्राप्त होती है उसको बोलते हैं युग्मज। तो ये जो होता है ना, ये पेड़ पौधों में कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं। बोर्ड एग्जाम, पैरामेडिकल एग्जाम और नीट के एग्जाम में ये दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जरूर तो नहीं कह सकते पर अक्सर ये पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे को चुना? तो आपको याद रखना है उद्यान मटर को चुना। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया, वो उद्यान मटर थी। अगर पूछा जाए ना कौन सी मटर थी, तो उद्यान मटर थी। और दूसरा पूछा जाता है मेंडल के प्रयोग के शीर्षक का नाम क्या था? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये सवाल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे को चुनने के कारण बताओ। ऐसा पूछा जाता है कोई दो कारण बताओ, या पूछा जा सकता है चार कारण बताओ या तीन। तो आपको ये कारण भी पता होना चाहिए कि मेंडल ने आखिर मटर के पौधे चुनने के क्या कारण थे, क्या रीजन थे जिसकी वजह से सिर्फ मटर का पौधा ही चुना। तो वो रीजन जानते हैं। यह एक वर्षीय पौधा होता है तथा इसे बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। यानी कि एक वर्षीय का मतलब है कि ये चाहे कब हम उगा सकते हैं, किसी भी टाइम पे उगा सकते हैं, चाहे मई, जून, जुलाई, किसी भी टाइम पे उगा सकते हैं। दूसरा है लक्षणों के विपर्यासी रूप उपस्थित होते हैं, जैसे कोई लंबा प्राप्त होगा तो कोई बौना प्राप्त होगा, ठीक है, कोई हाइट में ज़्यादा होगा, हाइट में छोटा होगा, ऐसे पौधे भी मिलते हैं। तीसरा कारण है कि मटर के पुष्प उभयलिंगी होते हैं, यानी कि नर व मादा, इनके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। इनमें स्वयं परागण तथा पर परागण होता है। और पांचवा कारण ये था कि मटर के पौधे एक पीढ़ी से अनेक बीज उत्पन्न करते हैं, जिससे निष्कर्ष निकालने में आसानी होती है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए, कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के 7 लक्षण क्या देखे, यानी मटर का जो पौधा था उसमें 7 लक्षण जो उन्होंने नोट किए वो क्या क्या थे। तो पहला था पौधे की लंबाई को उन्होंने लिया, दूसरा उन्होंने बीज की आकृति को लिया, तीसरा उन्होंने बीज का रंग लिया, चौथा उन्होंने पुष्प का रंग, यानी जो मटर के पौधे में फूल निकलता है उसका रंग क्या था वो लिया, पुष्प की स्थिति देखी उन्होंने कैसी है, और छठवां है फली का रंग देखा किस प्रकार था, और फली की आकृति देखी। यानी ये 7 लक्षण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, या नीट के एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि मेंडल ने इनमें से कौन सा लक्षण नहीं लिया। तो इसमें क्या होगा कि 7 में से वो 3 रख देंगे और एक को वो नहीं रखेंगे। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और मेंडल ने जब अपना संकरण कराया, 2 मटर के पौधों के बीच संकरण कराया, तो उसमें कुछ लक्षण प्राप्त हुए थे, वो भी आपको याद होने चाहिए। प्रभावी लक्षण था लंबा प्राप्त हुआ, अप्रभावी था बौना, यानी कि बौना
लक्षण तो था लेकिन वो दिखा नहीं, प्रभावी लक्षण पहले दिखा। ये हम मेंडल के प्राविकता नियम में पढ़ेंगे ये चीज़ को। दूसरा उन्होंने देखा था बीज की आकृति प्रभावी में गोल और अप्रभावी जो था, जो दिखा नहीं, झुर्रीदार था। और इस प्रकार आप ना इन प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को भी याद कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। अब मेंडल के प्रयोग को देखते हैं। उन्होंने एक संकर संकरण करवाया और लक्षण लिया उन्होंने लंबाई, यानी कि उन्होंने मटर का पौधा लगाया जिसका लक्षण उन्होंने लंबाई लिया। और जब दोनों के बीच संकरण करवाया तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ, एक उन्होंने शुद्ध लंबा पौधा लिया और एक उन्होंने बौना पौधा लिया, जो शुद्ध बौना बहुत छोटी हाइट वाला था। और जब उन्होंने दोनों के बीच संकरण करवाया तो उन्होंने क्या नाम दिया, टी और बौने को दिया स्मॉल टी। और जब कैपिटल टी की क्रिया स्मॉल टी के साथ हुई तो उन्हें कैपिटल टी और टी प्राप्त हुआ। और उन्हें क्या प्राप्त हुआ, उन्हें प्राप्त हुआ 4 पौधे प्राप्त हुए। जैसे F1 पीढ़ी का, यानी प्रथम पीढ़ी जो थी उन्हें जो प्राप्त हुई उसमें चारों के चारों पौधे लंबे थे। ठीक है, तो क्या उन्होंने एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया। दोनों का जब संकरण कराया तो उन्होंने 4 पौधे उन्हें मिले, चारों के चारों ये पौधे लंबे थे हाइट में। और जब मेंडल ने F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई थी उसे F1 पीढ़ी का स्वयं परागण कराया, आपस में फिर से परागण कराया। अब F1 पीढ़ी में हमें पता था कि हमें मिला था टी और स्मॉल टी, यानी कि लंबा पौधा तो मिला था। जब इन्होंने फिर से इसका परागण कराया तो क्या प्राप्त हुआ, तो उन्हें दूसरी पीढ़ी जो प्राप्त हुई वो थी, एक मिला शुद्ध लंबा, दूसरा मिला शुद्ध बौना और 2 मिले संकर लंबे पौधे। अब संकर लंबे क्या होता है मैं बताऊं आपको। अगर डबल टी कैपिटल प्राप्त होती तो उसको बोला जाता शुद्ध लंबा। यानी कि जो हम पढ़े थे F1 पीढ़ी जो थी, F1 पीढ़ी में जो उन्हें प्राप्त हुई थी उसमें क्या था, उन्हें पौधे तो 4 लंबे प्राप्त हुए पर उनमें छोटे यानी बौनेपन के भी कुछ जीन थे, कुछ बचे हुए जीन थे जो उन्हें नहीं दिखाए। तो इसी को बोलते हैं प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। यानी कि इसमें प्रभावी लक्षण ये था कि टी यानी लंबा पौधा प्राप्त हुआ और अप्रभावी लक्षण यानी कि जो नहीं दिखा वो था स्मॉल टी। प्रथम पीढ़ी का उन्होंने दोबारा से स्वयं परागण करवाया, तो जब स्वयं परागण हुआ तो उसमें क्या प्राप्त हुआ, उन्हें शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ और शुद्ध बौना प्राप्त हुआ। क्योंकि इनके जब जीन आपस में मिले तो उन्हें शुद्ध बौना प्राप्त हुआ और 2 पौधे और मिले जो कि संकर लंबे थे, यानी कि संकरण वाले लंबे थे। तो इसमें हम अगर लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात की बात करें तो लक्षण के अनुसार हम ये देखेंगे कि 1 शुद्ध लंबा और 2 संकर लंबे, लेकिन लंबे तो पौधे ये भी हैं। ठीक है, तो 2 संकर लंबे और 1 शुद्ध लंबा, तो इस प्रकार 3 लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो यहाँ पर लक्षण जो है 3:1 प्राप्त हुआ, यानी कि 3 लंबे और 1 छोटा पौधा। इस प्रकार 3:1 का लक्षण प्राप्त हुआ। भाई हम जीन की बात करें तो जीन प्रारूप अनुपात क्या होगा, जीन प्रारूप अनुपात ये होगा, पहला तो हमें शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ तो यहाँ पे हो गया 1:2 संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए तो 2, और उसके बाद 1 शुद्ध बौना प्राप्त हुआ तो क्या हुआ 1:2:1, यानी कि ये जीन प्रारूप अनुपात है। इसको हम जीन प्रारूप अनुपात कहेंगे। जीन का मतलब यह है कि इनके अंदर लंबे वाले भी गुण हैं और हाइट कम वाले भी गुण हैं, इस वजह से ये संकर लंबे कहे जाएंगे। प्रभावी लक्षण होने के कारण लंबे तो हैं पर उनके अंदर जो जीन है वो अभी भी बौने पौधे का है, और जब इन दोनों की क्रिया आपस में होगी तब जाके हमें शुद्ध बौना और शुद्ध लंबा पौधा भी प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग। ये था प्रथम संकर संकरण प्रयोग। अगर एग्जाम में पूछा जाए प्रथम संकर संकरण प्रयोग बताइए तो आपको जो हमने पिछला बताया था वो आपको लिखना, लेकिन यदि वो पूछ लें कि द्विसंकर संकरण प्रयोग बताइए तब आपको ये वाला लिखना है। क्या लिखना है, द्विसंकर संकरण प्रयोग में उन्होंने क्या किया, मेंडल ने 2 लक्षण लिए। एक तो लिया उन्होंने बीज का आकार, दूसरा लिया बीज का रंग। अब उन्होंने नाम दिए, गोल जो आकार था उसको राउंड यानी कि कैपिटल R दिया और जो झुर्रीदार था उसको स्मॉल r नाम दे दिया। इसी प्रकार उन्होंने रंग का भी एक लक्षण लिए, जिसमें पीले रंग को उन्होंने कैपिटल Y रखा और जो हरा था उसको स्मॉल y रखा। अब जब इन दोनों की आपस में परागण करवाया, जब दोनों की आपस में क्रिया कराई तो इनमें क्या है, गोल पीला और झुर्रीदार हरा, इन दोनों को लिया उन्होंने और इन दोनों को जब आपस में इनका संकरण करवाया तो इन्हें Y कैपिटल Y और स्मॉल y प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार उन्होंने F1 पीढ़ी का स्वयं परागण करवाया तो क्या हुआ, यानी कि R और Y का जब आपस में परागण करवाया तो इस प्रकार ये इससे होगा और ये इससे और ये इससे होगा और इसका फिर इससे,
तो इन्हें प्राप्त हुआ आर वाई, यानी पहला जो था वो प्राप्त हुआ, आर मतलब गोल, और वाई कैपिटल वाई है तो पीला, यानी गोल पीला प्राप्त हुआ। दूसरा जो था वो था गोल और स्मॉल वाई है तो हरा, यानी कि गोल तो था पर हरा रंग का था। तो इस प्रकार उन्होंने पहली जो पीढ़ी थी उसकी उन्होंने निकाल ली, 4 प्रकार की युग्मक उन्होंने बनाई। अब 4 प्रकार की युग्मक जब बने तो उन्होंने वापस से फिर से परागण कराया आपस में, तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ? अब द्विसंकर संकरण प्रयोग में जब उन्होंने फिर से परागण करवाया आपस में, यानी कि आर वाई उन्होंने 2 जगह लिखे इस तरह से, और फिर जब आपस में परागण करवाया तो आप देख सकते हो इसका जब इससे गुणा होगा फिर ये इससे क्रिया करेगा, फिर ये इससे करेगा। इस प्रकार उन्होंने जब क्रिया कराई तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ? तो मैं आपको बता दूं, लक्षण प्रारूप अनुपात की बात करूं तो उन्हें गोल और पीला जो था वो 9 प्राप्त हुए, यानी गोल और पीले रंग के जो पौधे थे वो 9 प्राप्त हुए, और गोल और हरा 3 प्राप्त। झुर्रीदार पीला जो था वो 3 प्राप्त हुए और झुर्रीदार हरा जो था वो 1 प्राप्त हुआ। अब जीन प्रारूप अनुपात कैसे निकालेंगे तो वो समझ लेते हैं। तो ये देखो, ये एक ही है ना, तो इसको उन्होंने 1 अनुपात रख लिया, यानी एक जीन तो ये हो गया, दूसरा जीन ये है, ये 2 जीन है इस जैसे जो थे, कैपिटल आर 2 बार, उसके बाद कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई। इस तरह इन्होंने पूरे बॉक्स में आप देखोगे तो सिर्फ 2 हैं, तो उन्होंने 2 अनुपात दे दिया। इसी प्रकार आगे ये जो वाइट कलर का है, कैपिटल आर डबल बार और स्मॉल वाई डबल बार, तो ये कितने बार है? ये सिर्फ 1 बार है, तो उन्होंने 1 अनुपात दिया। इसी प्रकार 2 बार की बात करें तो आर और वाई, आर वाई। तो इस प्रकार अगर आप देखोगे तो ये आपको अनुपात जो प्राप्त होगा वो इस प्रकार होगा, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 4 अनुपात 2। इस प्रकार आप इस तरह भी याद कर सकते हो, 12 21 14 21 21। तो अगर आप जैसा चाहो वैसा, ये खास तौर पे बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेते हैं, द्विसंकर संकरण प्रयोग में जीन प्रारूप अनुपात बताइए, तब आपको ये वाला आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, एक फिर से नई जानकारी प्राप्त करते हैं।